हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज है 16 जून यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। बट आज से एक नई शुरुआत करने वाले हैं हम। करीबन करीबन जो पीआर पब्लिकेशन है ये 2 साल से चल रहा है और 2 साल से ही हम जीएस, सिर्फ जीएस के ही क्वेश्चन हम करते आए हैं। GS1, GS2 और GS3 बहुत सारे हमारे पेड यूज़र हैं, डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग अपनी इंप्रूव कर चुके हैं जीएस में, राइट। फिर हमने कहा था कि हम एथिक्स, अब GS4 में कुछ ज़्यादा फोकस करते हैं ना। वो आज की जो ये पहली वीडियो है या अभी से शुरुआत है, हम कुछ 4-5 ही, अभी पूरे 1.5 साल या 1 साल हुआ है, हमने सिर्फ 4-5 ही एथिक्स के क्वेश्चन किए हैं। बट अब मैं आपको ये इंश्योर करूँगा कि GS4 भी हम अपना बूस्ट करें, अपना इम्प्रूव करें। नाउ आज से हम ये एथिक्स केस स्टडी पार्ट नंबर 1 होगा। आज एनालिसिस और केस स्टडी और आंसर कैसे करना है ये पूरा सीखा जाएगा, राइट। सबसे पहले जो ये एथिक्स केस स्टडी होती है इसमें पूरा ये एज ए आंसर राइटिंग एनालिसिस का पार्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा एथिक्स केस स्टडी पार्ट नंबर 1। मतलब ये सीरीज में आएगा, मतलब जो डेली के बेसिस पे अब हम कुछ 1 महीना तो हम एथिक्स करेंगे। अब जो बच्चे जो अभी अभी हमसे कल परसों जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर रोहिणी, बहुत सारे ऐसे पेड मेंबर हैं जो अभी हाल में ही जुड़े हैं। क्या GS1, GS2, GS3 अब नहीं होगा? होगा, बट उससे पहले हम GS4 प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 1.5 साल से हम GS4, GS1 to 3 ही पढ़ रहे थे। नाउ हर दिन में कुछ मंडे टू फ्राइडे डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग होती है, तो हम अभी GS4 में एथिक्स में फोकस करेंगे। और एथिक्स में 2 पार्ट होते हैं। देखो, एथिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है केस स्टडी पार्ट। तो सबसे पहले हम केस स्टडी वाला करेंगे, जहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। और हर दिन की जो केस स्टडी होगी वो ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे रैंडम, अपने से खुद से नहीं बना के। जो ये क्वेश्चन आया था 2018 के मेंस में पूछा गया था यूपीएससी में, केस स्टडी वाइज। ओके, अभी हम थ्योरी को साइड रखते हैं, राइट। चलिए, आज का क्वेश्चन सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एथिक्स के भी आंसर लिखने की एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे GS1 to GS3 तो मैं बता चुका हूं यार, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी पार्ट, फिर चैलेंजेस पूछे हैं, सॉल्यूशन पूछे हैं, तो लिखो। एथिक्स में भी केस स्टडी में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन बहुत हिंदी में समझा देता हूं। राकेश एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है और उनके सीनियर उन पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए सरकार की एक स्कीम आई है, हेल्थ केयर स्कीम, जहां पर कि जो सीनियर सिटीजन्स को क्या करना है, कुछ बेसिक से गाइडलाइंस के बेसिस पर उनको बेनिफिट प्रदान करना है। अब कौन कौन से हैं, किन सीनियर सिटीजन को मिलेंगे? जिनको 60 साल हो चुके हैं। बी वाला पॉइंट देखो, जो रिजर्व कम्युनिटी के हैं। तीसरा, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। और चौथा, पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज लाइकली टू बी हाई टू मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस टू क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द बेनिफिशियरी। पोस्ट ट्रीटमेंट भी उनको दिया जाएगा। ये सब चीजें हैं, राइट। अब 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास, ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अब आपका एथिक्स में ऐसा होता है कि जो आपका क्वेश्चन दिया है वही आपका डेटा है, उसके अलावा और कोई आपको नहीं प्रेजेंट कर सकता डेटा, ठीक है। अब एक बार क्या होता है, राकेश जी के पास एक ओल्ड कपल आता है और वो बोलता है कि यार, और ये ओल्ड कपल तब से है जब राकेश जी बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा कुछ केस दिया है। और ये जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और एब्डोमिनल पेन भी है। इनके जो ये कपल आया है राकेश जी के पास, उनके कोई बच्चे भी नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, तो इस वजह से वो फिजिकल लेबर भी नहीं कर पाते और अपना काम नहीं चलता, मतलब लाइवलीहुड नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। अब जो ये ओल्ड कपल है इनके पास सब चीज़ है, बट एक्सेप्ट क्राइटेरिया बी, ये रिजर्व कम्युनिटी के नहीं हैं, ठीक है। तो एज ए, तो हाउएवर एनी फाइनेंशियल एड अगर इनको चाहिए होगी, डॉक्टर ने इन ओल्ड कपल से कहा है कि चलो ट्रीटमेंट का पैसा मैं फ्री में कर दूंगा, बट दवाइयों का खर्चा इन सब के लिए आपको 1 लाख रुपए तक अरेंज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में राकेश को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वही क्वेश्चन ऐसा हिंदी में भी है, ठीक है। अब मैंने मॉडल आंसर भी दिया है क्योंकि ये पहला ही केस स्टडी थी, बट मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। बट स्ट्रक्चर जानने से पहले आप अगर टेलीग्राम सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आप पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पीआर पब्लिकेशन सर्च कीजिए और वहाँ पर इस चैनल को, यहाँ पर ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर से हमको कैसे हेल्प मिलेगी?
इस चैनल में देखो मैंने वॉइस नोट भी दे देता हूँ आप लोगों को, फ्री में जो गाइडेंस होती है वो आपको मिल जाती है, डेली के बेसिस पे एक क्वेश्चन मिल जाता है। आज का क्वेश्चन एथिक्स बेस्ड था। दूसरा, क्या यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ही दिए जाते हैं? नहीं, जो हमारे पेड यूज़र होते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के हो, दोनों की ही यहाँ पर कॉपी दी जाती है, फ्री में आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है, उनका हार्डवर्क मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आंसर राइटिंग आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट आप चाहते हैं अपनी पीआर पब्लिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को सक्सेस बनाना, तो हमारे अफोर्डेबल प्राइस ले सकते हैं। ईयरली प्लान है हमारा सिर्फ 499 रुपीज़ का, 1 साल द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे। अभी हम इसमें एथिक्स से शुरू करना है। एनसीईआरटी 6 to 12 नोट, फोन गाइडेंस आपको मिल जाएगी। फिर एक और प्लान है, ये तीनों ही प्लान जो लिखे हुए हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में आप अवेल कर पाएंगे। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज 6 to 12 499 रुपीज़ का, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। यूपीएससी जो प्रीलिम्स पेपर सेकंड है वो भी आपको मिल जाएगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना है, और जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। राइट नाउ देखिए, एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर का सोर्स भी बता देता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लिया गया है। ऑल इंडिया रैंक 1 अनुदीप दुरुशेट्टी, उन्होंने ब्लॉग भी लिखा है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आपको वो खुद से पढ़ना है, ठीक है। बट मैं आपको जो एक प्रॉपर पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी सोर्स को कंपाइल करके ये पूरी वीडियो बनाई जा रही है। ओके, मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक एथिक्स केस स्टडी का आंसर लिखने में, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, और ये लिख लेना, ठीक है, ये आपको कहीं पर नोट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। सबसे पहला, आपने जो क्वेश्चन है उसको 2 से 3 बार पढ़ना है जब भी आप लिखो अपना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही है एक जो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। क्योंकि अभी हमने राकेश वाली प्रॉब्लम पढ़ी तो हमें पता चल गया ना, राकेश एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो मतलब पहला यही है कि क्वेश्चन ही आपका एक वन एंड ओनली एकमात्र डेटा का जो सोर्स है वो आपको क्वेश्चन ही देगा। दूसरा, उस क्वेश्चन के क्या क्या इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा, मतलब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, नाउ दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन लिखना। अब देखो, जो मैं ये स्टेप बना रहा हूँ एक्चुअल में सभी मॉडल आंसर में ये अप्लाई होगा, क्योंकि हर चीज़ में होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको पूरी सिचुएशन अपने खुद के शब्दों में लिख लेनी है। तो आप कैसे लिखोगे अपना आंसर? आप लिखोगे, राकेश एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, उनके सीनियर्स ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हेल्थ केयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना या बेनिफिशियरीज को पूरा आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और एक ओल्ड एज कपल है, उनके पास वो रिजर्व कम्युनिटी के नहीं हैं, और उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे ये आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा भी। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, पूरी सिचुएशन अपने शब्दों में लिख लेनी है। समझ में आया? आप इसी इंट्रोडक्शन में एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी जोड़ सकते हैं, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो। जो न्यूज़पेपर में रैंडम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है ना जो चलती रहती हैं कि नागपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो वैक्सीन के लिए, वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए या अवेयर करने के लिए उन्होंने लक्की कूपन ड्रॉ कर लिया है, तो जो लोग आएंगे उनको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे या 1-1 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये भी है, आप लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा याद रखना, केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में आपको पूरी सिचुएशन लिख लेनी पड़ती है 4-5 लाइन में। समझ में आ गया? और ये हर एक केस स्टडी में अप्लाई होगा। एक एक करके लिखो, ये पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिसाइज मैंने बनाए हुए हैं, ये पहले मैंने पूरी रिसर्च की और इसके बेसिस पर आपके लिए ये कॉम्बाइंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, अब कोई भूलेगा तो नहीं। इंट्रोडक्शन में अब जब मैं भी केस स्टडी दे दूँ तो आपको यही लिखना है कि अपने शब्दों में पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर लेनी है। अभी मैं मॉडल आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब जब इंट्रोडक्शन आता है उसके बाद डायरेक्टली हल्का सा स्पेस दोगे, फिर बॉडी पार्ट शुरू हो जाओगे। बॉडी पार्ट में एथिकल डायलेमा आप लिखोगे। मतलब डायलेमा का मतलब होता है क्या है, पर्सनल डायलेमा, प्रोफेशनल डायलेमा, लीगली कोई डायलेमा है, यानी लीगली मैं इस कपल को कैसे करूं,
कैसे बेनिफिट पहुंचाऊं, ठीक है, कानून के हिसाब से चलूं या खुद के डिस्क्रिप्शन पे चलूं। तो बॉडी पार्ट में ही लीगली एथिकल डायलेमा आप इन्वॉल्व करना शुरू कर जाओगे। अब कहोगे यार सर ये एथिकल डायलेमा मेरे ये सर के ऊपर से जा रहा है, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं यार, आज पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा वो मत लो, लोड मत लो, आराम से सब चीज़ें होंगी, ठीक है, पहली वीडियो है ये, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का मैं एग्जाम्पल के बेसिस पर भी समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा ना, अपने शब्दों में पूरी सिचुएशन लिख दो, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। दूसरा है एथिकल डायलेमा पहचानो, बॉडी पार्ट से ही बताने लग जाओ कि क्या डायलेमा क्या है। मतलब आप कहोगे ओल्ड कपल एज के पास क्या है, रिजर्व कम्युनिटी से नहीं है, ठीक है, ये लिखोगे। और तीसरा पॉइंट जो मैं बॉडी पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो है स्टेक होल्डर इन्वॉल्व। स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे, जो भी उस सिचुएशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट है वो स्टेक होल्डर है। जैसे एक आप हो राकेश, अगर आप विमेन हैं तो आप राकेश का विमेन वो हो जाएगा, आप वो हो जाओगे राखी हो जाएंगे, राखी हो जाओगे, रश्मि हो जाओगे, ठीक है, आप राकेश या रश्मि हो। अब स्टेक होल्डर कौन होंगे, कुछ एनजीओ होंगे जो मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन में, आपके सीनियर मदद कर सकते हैं। और कौन होंगे स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी हो सकती है, राइट, जो सीनियर होंगे उनकी मीटिंग हो सकती है। तो ये सब स्टेक होल्डर है और इनके बेसिस पर ही आप सॉल्यूशन निकालोगे। थर्ड समझ में आया, स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आप कहोगे ठीक है सर स्टेक होल्डर भी लिख लूंगा मैं, चौथा पॉइंट क्या लिखूं, मैं कहूँगा ऐसे रेलिवेंट लॉज लिखो, कानून लिखो। आप कहोगे सर कानून क्या होता है, मैं कहूँगा बहुत सिंपल है यार, अगर ये अपना हेल्थ केयर स्कीम वाला है तो आयुष्मान भारत वाली स्कीम है। अगर बाल विवाह वाला क्वेश्चन होता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2007 वाला एक्ट लिख दो। दहेज प्रथा में किसी को डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लिख दो, राइट, चाइल्ड लेबर वाला एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लिख लो। तो रेलिवेंट चौथा पॉइंट है बॉडी पार्ट, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर करोगे, मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा। अब जो भी पूछेगा मैं कहूँगा पहले केस स्टडी 1 देख लो, आप समझ में आया। उसके बाद फाइनल डिसीजन आप क्या लोगे और उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा। फाइनल डिसीजन में पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट फाइनल डिसीजन ये होगा कि 4-5 सॉल्यूशन आपको बताने हैं, 4-5 आपको सॉल्यूशन बताने हैं। क्या क्या होगा कि एनजीओ की मदद लेंगे, सीनियर ऑफिशियल की एक मीटिंग लेंगे, ये सब चीज़ें, फिर कंक्लूजन लिख दोगे। तो 6 पॉइंट में आपका एथिक्स का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार ये देखो, ओके। अब देखो जो मैं प्रॉपर मैंने एक आपको साइट बता दिया कि केस स्टडी को कैसे आंसर करना है, उसी प्रॉपर जो जो चीज़ें मैंने बोली अभी उसी के बेसिस पर मॉडल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आपको जानने की दिक्कत नहीं है, पीआर पब्लिकेशन पे जाओ, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पर्टिकुलर आपको पूरा क्वेश्चन बार बार बताऊं, ठीक है। एज एन आपको इस तभी मैं ये बोलता हूं कि पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल वो देख लो और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है कहने का मतलब क्या होता है, इससे आपका लॉस होगा। अगर मैं ये पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इससे आपका लॉस हो जाएगा। कैसे, वही पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे यार इतनी लंबी वीडियो है सर तो सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ तो ये आपके लिए, सिर्फ ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ये सिर्फ आपके लिए, आपका ही लॉस होगा, इसलिए मैं इस लॉस को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। अब देखो, अब जो मैंने ये 6 पॉइंट बताए हैं इन्हीं के बेसिस पर सभी केस स्टडी आपको लिखनी है। अब देखो सबसे पहले ये देखो, ये एक मॉडल आंसर है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला था आप सबको याद होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो नोट्स कर लो। अब अपनी एक वाइट पेज में एथिक्स के लिए एक अलग नोटबुक ले लो कल की, और इस वीडियो से शुरू करोगे। मैंने कहा इंट्रोडक्शन में अपने खुद के वर्ड्स में पूरी डिफाइन सिचुएशन डिफाइन कर दो। देखो मॉडल आंसर में क्या लिखा है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर राकेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप आइडेंटिफाई करो बेनिफिशियरी अंडर द हेल्थ केयर स्कीम सीनियर सिटीजन। और इस प्रोसेस के दौरान एक ओल्ड कपल राकेश के पास आता है,
बेनिफिशरी मांगता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिजर्व कम्युनिटी का नहीं है। आपने मतलब पूरी सिचुएशन ही बता दी देखो इंट्रोडक्शन में, और हर एक केस स्टडी में आप ऐसा ही करोगे कि अपने ही शब्दों में पूरी सिचुएशन 4-5 लाइन में बता दोगे कि राकेश क्या है और उसको क्या काम दिया गया है, और फिर एक ओल्ड कपल आता है उसके पास, उनके पास सब डॉक्यूमेंट हैं बट वो रिजर्व कम्युनिटी के नहीं हैं, जैसे SC ST हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है। फिर देखो इंट्रोडक्शन के बाद एक स्पेस दोगे। अब बॉडी पार्ट मैंने क्या बोला था, एथिकल डायलेमा मेंशन करोगे, उसमें ही आप समझ रहे होगे ना एथिकल डायलेमा क्या है, तो आप यहां से समझो। देखो आप एक और चीज याद रखना, एथिकल डायलेमा से पहले स्टेक होल्डर भी लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो। यहां पर मॉडल आंसर में स्टेक होल्डर है, बट आप एथिकल डायलेमा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद देखो अब यहां पर इन्होंने बट स्टेक होल्डर लिख दिया, आप भी स्टेक होल्डर मेंशन कर सकते हो, बट उससे पहले एथिकल डायलेमा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो एथिकल डायलेमा क्या है, इन्होंने बस मॉडल आंसर में, ये मॉडल आंसर दृष्टि IAS का है, ठीक है, आप लोगों को बता दूं, पर ये भी गलत नहीं है। आप स्टेक होल्डर पहले लिख लो या एथिकल डायलेमा पहले लिख लो, मैं कहूँगा स्टेक होल्डर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को सेकंड पॉइंट बना लो। देखो स्टेक होल्डर, चलो पहले मैंने अपने ही बेसिस पर करते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट का नहीं देखते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। देखो इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट ये लिखना है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ये डायलेमा है आपके पास कि यार आप प्रोफेशनल चीज़ें देखोगे या पर्सनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होने के कारण राकेश को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड नॉर्म्स, बट राकेश एक ह्यूमन भी है और सिविल सर्वेंट भी है, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन इन जनरल एंड ओल्ड एज पीपल को पर्टिकुलर में देखें, तो इसी को कहते हैं एथिकल डायलेमा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल चीज़ भी आ गई ना कि प्रोफेशनल में यार कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट पर्सनल में वो एक सिविल सर्वेंट भी है तो लोगों की मदद भी करनी है, राइट, ये चीज़ें। तो ठीक है, अब ये फिर स्टेक होल्डर तीसरा पॉइंट, तो आप इस बेसिस, इस मॉडल आंसर पे बेसिस पे मत चलना, जो मैंने बताया आपको वो मत चलना कि पहला इंट्रोडक्शन में पूरा सिचुएशन बता दोगे, स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद एथिकल डायलेमा ये कि राकेश एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है तो उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट सिविल सर्वेंट भी है तो उसको ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन को भी देखना है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे तीसरा पॉइंट तो मैंने स्टेक होल्डर आप लोगों को बताया था। स्टेक होल्डर क्या है, देखो एक तो ओल्ड एज कपल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, ठीक है, बट रिजर्व कम्युनिटी नहीं है। दूसरी ओर जो बहुत सारे लोग हैं रिजर्व कम्युनिटी के, उनको खुद के राइट नहीं मिल पा रहे, तो ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो गए। उसके साथ साथ इसमें NGO, पूरा आंसर अच्छे से नहीं दिया है, मैं बताऊंगा आपको, NGO सीनियर ऑफिशियल, ये स्टेक होल्डर हो जाएंगे, राइट। चलो अब इतना लिखने के बाद आप कुछ लॉज लिखोगे और कुछ इनके बारे में बताओगे बॉडी पार्ट में। इस पूरे स्टेक होल्डर लिखने के बाद पूरे चीज़ें बताओगे कि एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद हिज इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, मतलब मैंने बोला था ना कि इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आप करोगे, ठीक है। कि एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद उसको लगा, उसने पूरी एक्सप्लेन जो स्टोरी है वो समझाई कि सर्जन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करने को तैयार है। प्राइम फोकस क्या है, डिस्कशन शुड बी नोट द डिटेल्स ऑफ कंडीशन ऑफ एप्लीकेंट, हिज हेल्थ, काइंड ऑफ केयर रिक्वायर्ड पोस्ट सर्जरी, उसको कितना रुपया चाहिएगा, कितना उसकी नीड है वो आपने लिख दिया। आफ्टर द सेड मीटिंग विद डॉक्टर, अब यहाँ पर से जैसा मैंने बोला इतना समझ में आ गया ना, अच्छे से समझना, पहले दिन थोड़ा सा टफ लगेगा। इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद आप डायलेमा लिखोगे कि राकेश को रूल्स भी फॉलो करने हैं, बट एज ए सिविल सर्वेंट उसको लोगों को भी ध्यान देना है। फिर स्टेक होल्डर के बारे में बता दोगे क्या है कि ओल्ड एज कपल है, रिजर्व कम्युनिटी से नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करोगे। क्या लिखना शुरू करोगे, सॉल्यूशन, जिसे आप इसमें चलो प्रॉपर बता देता हूँ। सॉल्यूशन लिखने से पहले रेलिवेंट लॉज बताओगे, ठीक है। अब लॉज कौन सा है, देखो लॉज ये है, अगर यहाँ पर दिया है तो ये देखो, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, मतलब दूसरी स्कीम से भी बताओगे, या आयुष्मान भारत स्कीम कि एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर मैं इन ओल्ड कपल को दूसरे बारे में भी बताऊंगा, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन के बारे में, ठीक है।
मैं दूसरे ओल्ड पर्सन को ये भी बताऊंगा कि पेंशन स्कीम चल रही है तो बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा, ये इंश्योरेंस वाली स्कीम बता दूंगा। तो मतलब अपने बेसिस पर आप बता सकते हो जो भी रेलिवेंट लॉज हैं। ओके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दोगे। जैसे देखो सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन क्या लिखा है कि राकेश को एक एनजीओ के साथ भी मीटिंग होल्ड करनी चाहिए जो ओल्ड पर्सन लोगों के लिए काम करता है। मतलब एथिक्स क्या है, एथिक्स बहुत सिंपल है कि जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो ना, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, अब एक रियल लाइफ सिचुएशन होगी तो आपके जब आप एक्सपीरियंस करोगे उसका एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके 4-5 सॉल्यूशन आपको मिलते होंगे जब आप रियल लाइफ भी ये कोई चीज़ें फेस करते हो। तो किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं होगा, 4-5 उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एज आप राकेश हो तो क्या करोगे, आप एनजीओ के साथ मीटिंग होल्ड करोगे जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन और हर एक सिचुएशन के साथ आप क्या करोगे ये पक्का आपको मेंशन करना है। देखो यहां पर लिखा है कि कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी क्राउड सोर्स फंड। आप एनजीओ के साथ क्या करोगे, उस ओल्ड एज कपल के लिए क्राउड सोर्स फंड इकट्ठा करोगे। आप इन पर्सनली या सरकारी पैसा तो नहीं दे सकते हो क्योंकि रिजर्व कम्युनिटी से तो है ही नहीं वो ओल्ड पर्सन। तो आप क्या करोगे, पहला सॉल्यूशन यहां पर दिया है कि एनजीओ के साथ मीटिंग करोगे जो हेल्थ सेक्टर के लिए काम करता है और क्राउड सोर्स फंड है उनके लिए इकट्ठा करोगे। पहला एक सॉल्यूशन होगा। आप कहोगे यार ये ठीक है एक सॉल्यूशन है, मैं दूसरा सॉल्यूशन भी ढूंढता हूं। दूसरा, राकेश अपने सुपीरियर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा और बोलेगा कि यार जो डिजास्टर मैनेजमेंट वेलफेयर फंड है, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक केस, या जो डीएम वेलफेयर फंड है उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, जो एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है और एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेलफेयर फंड भी होता है। मतलब जो पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है वो आपको फंड देगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये याद रखना कि किसी एक आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे हो तो डीएम वेलफेयर फंड, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला नहीं है, ठीक है, डीएम वेलफेयर फंड। बट ऐसे कुछ मैं कंडीशन ऐसी भी बता रहा हूँ जहाँ पर नेचुरल कैटास्ट्रॉफी भी होते हैं और नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं कि सुनामी के वजह से आने से, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, फ्लड आने की वजह से भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, तो डीएम वेलफेयर फंड से स्पेसिफिक केसेस के लिए फंड, ये दो सिचुएशन आपने सॉल्यूशन निकाल दिए कि हर एक लाइव एक्चुअल में आप सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे कि एनजीओ से मीटिंग, क्राउड फंडिंग ढूंढो। मतलब जब खुद की प्रॉब्लम में फंसे होगे ना तो क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो वही आपको यहाँ पर मिलेगा। इमीडिएट सपोर्ट आप ले सकते हो। राकेश शुड ट्राई टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस अमंग। नाउ तीसरा है ही शुड मेक ए प्रपोजल एंड एफर्ट टू प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक पीएम जन औषधि केंद्र जहां से दवाइयां उनको मिलेंगी विलेज लेवल। जैसा मैंने बोला 3-4 सॉल्यूशन आप लिख दोगे, फिर एट द एंड यहां पर कंक्लूजन, दिस केस कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन। आप कहोगे कि ये केस ऐसा है कि साइड में नहीं रख सकते, टेकिंग दिस केस एज ए बेस, राकेश को प्रपोज करना चाहिए सीनियर टू कंसिडर इंसर्शन ऑफ सब कैटेगरी। मतलब राकेश को एक सरकार को लेटर लिखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना चाहिए कि हमें सब कैटेगरी भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज कपल हैं जो रिजर्व कम्युनिटी के नहीं हैं बट जिनके वो फिजिकल लेबर नहीं कर सकते, उनके बच्चे नहीं हैं, तो इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमने कैटेगरी इन्वॉल्व करनी चाहिए। देखो इतना अच्छा कंक्लूजन आपने देख लिया। तो आज तो ये पहली ही केस स्टडी है, अब धीरे धीरे आप आज आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एथिकल डायलेमा, आप बताओगे कि राकेश को रूल भी फॉलो करने हैं बट सिविल सर्वेंट। तीसरा स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दोगे कि जो स्टेक होल्डर ओल्ड एज कपल है, एनजीओ है या रिजर्व कम्युनिटी के नहीं हैं, ये सब बता दोगे। चौथा आप कुछ लॉज बता दोगे जो रेलिवेंट है। पांचवा सॉल्यूशन देना शुरू करोगे। छठवा, और हर एक सॉल्यूशन के साथ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, कोर्स ऑफ एक्शन जरूरी है। और लास्ट आपका मिल जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। चलो आज सिर्फ एक ही हम आंसर राइटिंग एनालाइज करेंगे अपने पेड यूज़र की। चलो एक हिंदी माध्यम की कर लेंगे, एक अंग्रेजी माध्यम की, क्योंकि अभी आंसर राइटिंग एनालिसिस करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि पहले बच्चों को बताना पड़ेगा, बट इन्होंने अच्छा से बताया है। देखो देखते हैं, उपयुक्त परिस्थिति में राकेश के समक्ष एक जिम्मेदारी सिविल सेवक के तौर पर नियमित सहानुभूति, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों की स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सेवक और नियमित वस्तुओं के अनुपालन करना हो, दूसरी ईमानदारी।
करना। मैं कहूँगा अभी ज्योति मेहता को इसमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में आज ही बताया मैंने, ज्योति मेहता आपको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले दिन लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अवॉइड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन आपको पूरी केस बतानी पड़ेगी, ठीक है। हम जैसे हमने सीखा है ना GS1 GS2 GS3 में कि यार रिपीटेशन ऑफ वर्ड या जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा नहीं लिखना पड़ता, बट यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में पूरी कहानी बताओगे पहले कि राकेश एक जिम्मेदार वो है, उसको पास केस आया, ये सब चीज़ें बताओगे। हाँ, आपने ये बॉडी पार्ट बताया, इसी को इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। नियम में हाँ ये ठीक लिखा है, बॉडी पार्ट से आपने ये ठीक लिखा है, एथिकल डायलेमा बता दिया आपने, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आपको स्टोरी बतानी है, ना कि ये चीज़ें, ठीक है, स्टोरी बता दो पूरी, ओके, ये चीज़ सुधार करनी है। ठीक है, दूसरा ये बता दिया, ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन बताने चाहिए थे। और इसके अतिरिक्त आपने प्रॉपर फॉर्मेट तो अच्छा लिखा है, DM कल्याण कोष वेलफेयर फंड, ठीक है, ईमेल वगैरह करना, ये सब ठीक है। आज मैं एनालिसिस कम ही करूँगा, ठीक है, मैंने एनालिसिस आपको मॉडल आंसर बताया। बाकी ये देखो स्टेक होल्डर इन्होंने बताया है, स्टेक होल्डर ये लिख रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राकेश जी ने समझ, हाँ ये देखो ये प्रॉपर इन्होंने लिखा है, ये एक ऐसा मिस्टर बीबी का हो सकता है, ओके, ठीक है। बाकी आज मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा वो मैंने बता दिया है। बाकी जो मैंने एनालिसिस दिया आप अपनी कॉपी मैच करो, ठीक है। बाकी बहुत बहुत सारे लोगों ने यार आंसर राइट, मैं सोच रहा था कि एथिक्स की पहली वो है तो आप उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं करोगे आज, ठीक है, बट आपका जज्बा मज़ा आ गया, ठीक है। बट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से आप अब इसी प्रॉपर फॉर्मेट को हम 6-7 दिन अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी एथिक्स यूँ चुटकियों में ऐसी हो जाएगी, मतलब 0 से हाई पूरी, और प्रॉपर वो करके मतलब ऐसा कर देंगे कि हम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनसे मैच कर रहे हो आप, मतलब तगड़ा ही कर दे रहे हो कि तगड़ा ही आंसर, कि यार आप कुछ नहीं घर पे एक एक आंसर राइटिंग कर रहे हो और एथिक्स में फिर भी तगड़े हो आप, ठीक है। वो कैसे, प्रॉपर प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में ये लिखो, बॉडी पार्ट में ये लिखो, कल भी एक UPSC का केस स्टडी मैं दूंगा, और एक ही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे, और सिमिलर पैटर्न फॉलो ही करना पड़ेगा। बहुत सारे सोचते हैं कि केस स्टडी एक ऐसा है जो मन में आया हम वो लिख देंगे, नहीं, मैंने 6 स्टेप लिखे हैं सबकी वाइट पेज की। आज मैं ये चाहता हूँ जो मैंने वाइट पेज के पॉइंट बताए हैं आपको, उन सब का नोट्स बना के इस UPSC पेड ग्रुप में आप भेजो, सभी लोग, चाहे हिंदी माध्यम की अंग्रेजी, मैं चेक करूँगा, और जिसने नहीं लिखा है मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा, फिर देख लो, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि जो ये वीडियो बनाई है, अगर अभी भी नोट्स नहीं बनाए फिर से वीडियो देखो पर नोट्स बनाओ। मुझे ये आपके नीचे ज्योति मेहता का चाहिए, मिस्टर बीबी का चाहिए, पूजा नूनिया का चाहिए, रेनू नौटियाल का, नरमित का, ज्योति मॉय का, ठीक है, ओके, ज्योति मॉय, इन सब लोगों का मुझे जो प्रॉपर नोट्स मैंने आज 6-7 स्टेप बताए, वो 6-7 स्टेप की वाइट पेपर में ये चाहिए, ठीक है, ताकि आप यही स्टेप फॉलो करो, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो फ़ायदा नहीं, आज की वीडियो सुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने अगर सोर्सेज इकट्ठा करके ये चीज़ें बनाई हैं, और मैं लिंक भी देने वाला हूँ कि और कैसे इंप्रूव करो, ठीक है। मैं एक अनुदीप ध्रुव सेट्टी का एक लिंक दूंगा कि उन्होंने केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया था, तो आप वो भी लिख के अपना फाइनल नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। बाकी ऐसा होना चाहिए ना कि यार आप क्या कर रहे हो, एक ही कर रहे हो, पर तगड़े तगड़े जो इंस्टीट्यूट उनको बता रहे हैं 2-3 लाख रुपए में, आप फ्री में कर ले रहे हो अच्छे अपने हार्ड वर्क से, मतलब तगड़ा ही लिख दे रहे हो आप, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भी। बच्चे पूछ रहे हैं कि अरे यार एथिक्स में ये इसका जैसा लिखो, या ये कैसे सीख लिया, ऐसा बहुत सिंपल है। एक गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए बस आपके पास, जो आपको बताए, जो आपको प्रॉपर काम भी दे। बट अगर आपने काम नहीं किया तो मैं कल से आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। जिन लोगों ने ये वाइट पेपर भेजा, इसके बाद चाहे आज का खाना स्किप कर दो, उस 30 मिनट के लिए, उस 30 मिनट में मुझे वाइट नोट पेजेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट है पूजा नूनिया की कॉपी, इनके बाद से 6 के 6 स्टेप लिखो। आप कहोगे सर लिखना क्या है, कुछ नहीं, मैं कहूँगा 6 स्टेप लिखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है अपने ओन वर्ड्स में, ऐसा मत शर्माना कि अरे यार मैं कुछ अलग ही लिख रहा हूँ, नहीं, जो है फैमिली मेम्बर की तरह हो सब लोग, ठीक है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है हम बताएंगे, ठीक है। कॉल कर लो कि यहाँ पर सर 6वां स्टेप क्या है, वो कॉल कर लो मुझे, पर जो मैंने बताया है वो मैं आपको क्या एक तरह से जो मैंने लिखा है वो भी भेज दूंगा, ठीक है, जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।